गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। प्राणी कार्यकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पाचन के अंतर्गत आमाशय में पाचन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भोजन का पाचन बक्कल केविटी में होता है। बक्कल केविटी में हमने देखा कि दांतों व जीभ की सहायता से यांत्रिक पाचन होता है। उसके बाद में लार में उपस्थित लारीय एमाइलेज जो प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में वसा का पाचन जो लिंगुअल लाइपेज के द्वारा होता है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो बक्कल केविटी में पाचन के पश्चात भोजन में एक प्रमुख जो कार्बोहाइड्रेट है उस घटक का पाचन होता है। बाकी जो भोजन के घटक हैं, चाहे प्रोटीन हो, वसा हो या न्यूक्लिक एसिड हो, वो एज इट इज एज रहते हैं। और उसके बाद में निगलन की प्रक्रिया शुरू होती है। हमने देखा कि निगलन मुख गुहा तक एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। अपनी इच्छा शक्ति से हम उसको भोजन को निगलते हैं, लेकिन उसके बाद में जब वो फेरिंग्स या इसोफेगस से होकर भोजन गुजरता है तब वो एक अनैच्छिक प्रक्रिया के रूप में संपन्न होता है। धीरे धीरे जब भोजन कार्डियक स्फिंक्टर के खुलने से धीरे धीरे भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन के पहुंचने के बाद में गैस्ट्रिक जूस है वो स्रावित होना शुरू होता है। गैस्ट्रिक जूस का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। प्रमुख रूप से जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें वाटर कंटेंट होता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थों के रूप में एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम आमाशय रस में उपस्थित होते हैं। उसमें प्रमुख जो एंजाइम है वो पेप्सिन है। इसके अलावा रेनिन एंजाइम भी उपस्थित होता है। आमाशय के द्वारा वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज जिसको कहते हैं, वह भी पाया जाता है, लेकिन वह वसा का पाचन करने वाला महत्वपूर्ण एंजाइम नहीं है, क्योंकि आगे की हम क्लास में हम देखेंगे कि वसा के पाचन के लिए उससे पहले वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन होना आवश्यक है। क्योंकि आमाशय में ये इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता है, इसलिए वसा का जो पाचन है वो आगे आंत में ही संपन्न होता है। आमाशय में प्रमुख रूप से जो प्रोटीन का ही पाचन होता है। आमाशय की संरचना किस प्रकार से होती है, उसमें कौन कौन से स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, ये हम पूर्व की कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। आज जो है लेक्चर में डिलीवर करने जा रहा हूँ, इसमें मैं चर्चा करूँगा कि आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। मैंने आपको बताया कि आमाशय में भोजन है वो कार्डियक स्फिंक्टर के खुलने के साथ साथ भोजन धीरे धीरे इसोफेगस से आमाशय में एकत्रित होता है, आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक रहता है। यहाँ जैसे ही भोजन प्रवेश करता है, कुछ समय के लिए या हम कह सकते हैं कि आधा या पौन घंटे तक, जब तक गैस्ट्रिक जूस पूरी तरह भोजन के साथ मिक्सअप नहीं हो जाता, तब तक जो लारीय एमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज जो एंजाइम है वो भोजन पर क्रिया करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे भोजन का माध्यम HCl के कारण अम्लीय होता जाता है, वैसे वैसे लारीय एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो कम होती जाती है, और फिर धीरे धीरे जो आमाशय के एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स भोजन पर क्रिया करना शुरू करते हैं। आमाशय में जो प्रमुख पाचक एंजाइम हैं उसमें प्रोटीन का पाचन करने वाले महत्वपूर्ण एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिसमें पेप्सिन और रेनिन है। पेप्सिन एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रोटीन पाचक एंजाइम है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन पाचक एंजाइम है वो ट्रिप्सिन होता है, जो अग्नाशय रस के द्वारा स्रावित होता है। तो हम कह सकते हैं कि अपने पाचन तंत्र का जो सेकेंड मोस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो पेप्सिन है। इसके अलावा यहाँ पर दूध प्रोटीन का पाचन करने वाला या उसकी पाचन में सहायता करने वाला एक दूसरा महत्वपूर्ण एंजाइम रेनिन भी आमाशय रस में उपस्थित होता है। इसके साथ साथ आमाशय में HCl स्रावित होता है। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो आमाशय की जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, वहाँ से रिलीज होता है। HCl जैसे जैसे भोजन के साथ मिक्सअप होता जाता है, वैसे वैसे जो पाचन का माध्यम है वो अम्लीय होता जाता है, और उसी अम्लीय माध्यम के कारण जो प्रोटीन को जो पाचन करने वाले जो एंजाइम हैं वो सक्रिय होते हैं, क्योंकि उनका जो ऑप्टिमम जो pH है वो एसिडिक pH होता है, वो उसी pH पर ये एंजाइम अपनी क्रिया कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम बारी बारी से जो दो एंजाइम है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पेप्सिन। मैंने आपको बताया कि पेप्सिन है वो एक प्रोटीन का पाचन करने वाला महत्वपूर्ण एंजाइम है। ये एक एंडोपेप्टिडेज है। एंडोपेप्टिडेज और एक्सोपेप्टिडेज दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक्सोपेप्टिडेज वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन श्रृंखला या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के सिरों से उसको डाइजेस्ट करते हैं, जबकि एंडोपेप्टिडेज वो एंजाइम होते हैं जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मध्य में कहीं भी उसको डाइजेस्ट करते हैं, किसी दो एमिनो एसिड के मध्य के बॉन्ड को तोड़ देते हैं। एक्सोपेप्टिडेज दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एमिनोपेप्टिडेज और दूसरे कार्बोक्सीपेप्टिडेज।
एमिनोपेप्टिडेज वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के एमिन जो सीरा है, NH2 जो सीरा है, उस सीरे से प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, वहाँ से किसी एमिनो एसिड को रिमूव करते हैं। दूसरे कार्बोक्सीपेप्टिडेज वो एंजाइम होते हैं जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कार्बोक्सिल समूह वाले सिरे से उसके एमिनो एसिड को रिमूव करते हैं। तो पेप्सिन है वो एक एंडोपेप्टिडेज है, प्रोटीन श्रृंखला या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मध्य में वह डाइजेस्ट करता है। यह एंजाइम एक 4 एंजाइम्स के समूह के रूप में स्रावित होता है, जिसको पेप्सिन फर्स्ट, पेप्सिन सेकंड ए, पेप्सिन सेकंड बी और पेप्सिन थर्ड कहा जाता है। पेप्सिन जब आमाशय में स्रावित होता है या जठर रस में ये उपस्थित होता है, तब ये एक निष्क्रिय इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, जिसको पेप्सिनोजन कहा जाता है। इस पेप्सिनोजन में से कुछ जो प्रोटीन का भाग है उसको हटाया जाता है, और उसको हटाने के बाद में इसकी जो है वो एक्टिव फॉर्म बनती है, तभी वो अपने क्रियाधार या सबस्ट्रेट से जुड़ पाता है। तो इसको एक्टिव करने के लिए HCl का होना आवश्यक है। पेप्सिनोजन पे जब HCl जुड़ता है तो वह पेप्सिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में इसके जो दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं पेप्सिनोजन के, वो स्वयं पेप्सिन के द्वारा एक्टिव कर दिए जाते हैं। तो पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। जब ये प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो जल अपघटन होता है और प्रोटीन छोटे छोटे पहले बड़े पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाता है, जिनको प्रोटियोजेज कहते हैं। प्रोटियोजेज आगे फिर छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाते हैं, जिनको पेप्टोन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन जो है उसका कुछ मात्रा में आमाशय में पाचन होता है, और जिससे प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स बनते हैं। आमाशय में जो भोजन है वो 2-3 घंटे तक रहता है। यहाँ पर रासायनिक पाचन के साथ साथ आमाशय में मैंने आपको बताया था कि एक तीसरा जो एक पेशी स्तर भी उपस्थित होता है, जिसको ओब्लिक मस्कुलर लेयर कहते हैं। उस ओब्लिक मस्कुलर लेयर के होने के कारण आमाशय जो है वहाँ पर भोजन को धीरे धीरे गैस्ट्रिक जूस में उसको विलोडित किया जाता है, उसको घोला जाता है, जिससे HCl जो है वो पूरा उसके साथ मिल जाए, और भोजन को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गलाया जाता है। दूसरा जो आमाशय रस में उपस्थित जो महत्वपूर्ण एंजाइम है वो है रेनिन। रेनिन जो है वो मनुष्य में नहीं पाया जाता, लेकिन ये जो बछड़े हैं उनके जठर रस में उपस्थित होता है। रेनिन दूध में उपस्थित जो प्रोटीन जिसको कैसिन प्रोटीन कहते हैं उसके पाचन में सहायक है। रेनिन के कारण कैसिन है वो पैराकैसिन में बदलता है। पैराकैसिन के साथ कैल्शियम आयन जुड़ते हैं, जिससे कैल्शियम पैराकैसिनेट बनता है। कैल्शियम पैराकैसिनेट एक वैसे ही है जैसे दूध से दही बनना। जैसे दूध से दही जो है उसको हम दूध को फाड़ कर जैसे दही को बना देते हैं, वैसे ही एक प्रकार से दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है वह प्रोटीन कैल्शियम के साथ जुड़ के अलग हो जाती है, जिसको कैल्शियम पैराकैसिनेट कह देते हैं। और कैल्शियम पैराकैसिनेट पर पेप्सिन क्रिया करके उसका आगे पाचन कर देता है, क्योंकि पेप्सिन डायरेक्ट कैसिन पे क्रिया नहीं कर सकता, उससे पहले उसका कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलना आवश्यक है। मनुष्य में ये एंजाइम नहीं होता है। मनुष्य में इसका ये जो कार्य है वो काइमोट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है, जो अपने अग्नाशय रस में उपस्थित होता है। पैंक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम पाया जाता है। इसीलिए रेनिन को कर्डिंग एंजाइम भी कहा जाता है। दही बनाने वाला एंजाइम या कर्डिंग एंजाइम रेनिन को कहते हैं। रेनिन भी जब ये रिलीज होता है तो अपने इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, जिसको प्रोरेनिन कहते हैं। और प्रोरेनिन HCl की उपस्थिति में एक्टिव होता है और अपने एक्टिव फॉर्म रेनिन में बदल जाता है। रेनिन के बाद में आमाशय में एक वसा का पाचन करने वाला एंजाइम भी रिलीज होता है, जिसको गैस्ट्रिक लाइपेज या जठरीय लाइपेज कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वसा का पाचन करने के लिए पहले उसका इमल्सिफिकेशन या छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूटना जरूरी होता है, तभी उस पर एंजाइम्स क्रिया कर पाते हैं। लेकिन आमाशय में इमल्सिफिकेशन नहीं होता है। इमल्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो ग्रहणी में संपन्न होती है पित्तरस के द्वारा। आमाशय में ऐसा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो उपस्थित एंजाइम है वो वसा का अधिक पाचन यहाँ पे नहीं होता है। बहुत ही कम मात्रा में जो फैट यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। बाल्यकाल में यह एंजाइम सक्रिय होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो सक्रिय नहीं होता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो 3 जो महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम जो उपस्थित हैं, जिसमें प्रोटीन का पाचन करने वाले पेप्सिन, रेनिन और वसा का पाचन करने वाला जठरीय लाइपेज। इसके अलावा मांसाहारी प्राणियों में एक एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, जिसको जिलाटिनेज कहते हैं। क्योंकि मांसाहारी प्राणी जो हैं वो मांस को खाते हैं जहाँ कोलाजन फाइबर्स होते हैं। तो कोलाजन फाइबर्स को डाइजेस्ट करने के लिए उनके आमाशय में, उनके जठर रस में जिलाटिनेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो उन कोलाजन फाइबर्स को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा जो आमाशय में एक प्रमुख जो पदार्थ जो श्लेष्मा या म्यूकस स्रावित होता है, म्यूकस की क्या भूमिका है हम जानते हैं।
म्यूकस जो है वो आमाशय की पूरी वाल को कवर करता है, जिससे HCl चूँकि एक एसिड है तो एसिड की उपस्थिति के कारण आमाशय की वाल है वो डैमेज हो सकती है। इसके अलावा पेप्सिन जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम वो भी वाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन सब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्लेष्मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आमाशय में पाचन की प्रक्रिया हम देखें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रोटीन का ही पाचन होता है, और जिसके उपरांत प्रोटियोजेज और पेप्टॉन्स नामक पॉलीपेप्टाइड, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स बन जाते हैं। आगे की जो पाचन है वो, या संपूर्ण पाचन है वो आंत में ही संपन्न होता है, तो उसके आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि HCl जो है वो एक महत्वपूर्ण अम्ल है जो आमाशय में स्रावित होता है। ये क्या कार्य करता है, इसके कार्यों की अगर हम थोड़ी बात करें तो HCl जो है वो एक अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रदान करता है, जिससे जो यहाँ पर उपस्थित एंजाइम है उनको एक ऑप्टिमम pH मिल जाए, और इसी कारण से वो एंजाइम्स क्रिया कर पाते हैं। दूसरा, HCl की उपस्थिति में ही जो निष्क्रिय फॉर्म है एंजाइम्स की वो अपने एक्टिव फॉर्म या सक्रिय रूप में परिवर्तित होती है, जिससे वो आगे क्रिया कर सकें। HCl जो है वो एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में जो कुछ माइक्रोब्स हैं या जो जीवाणु भोजन के साथ प्रवेश करते हैं वो मर जाते हैं। HCl अपनी जो आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो पैराइटल सेल्स हैं या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वहाँ कैसे बनता है, इसके बनने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर हमको समझनी होगी। यहाँ पे ये जो डायग्राम या एक जो मैंने ये रेखा चित्र बनाया है इसको आप देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि ये बीच में मैंने आपको दिखाया है सेंटर में पैराइटल सेल्स के इस साइड में ये ब्लड है, इधर पैराइटल सेल्स हैं बीच में, और ये स्टोमक ल्यूमन है यानी आमाशय की कैविटी है। ब्लड के द्वारा CO2 यहाँ पर प्रवेश कर रही है। CO2 यहाँ पे उपस्थित जो जल है उसके साथ जुड़ के ये कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, H2CO3 का निर्माण करती है। H2CO3 एक एंजाइम जो सेल्स में प्रेजेंट होता है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के कारण H2CO3 टूट जाता है और HCO3 आयन बाइकार्बोनेट आयन और H आयन में बदल जाता है। इसी प्रकार आमाशय में जल का अपघटन भी होता है। जल के अपघटन के फलस्वरूप H आयन बनते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर कार्बोनिक एसिड के टूटने के फलस्वरूप बने H आयन के साथ जुड़ के ये वापस जल का निर्माण कर लेते हैं। हाइड्रोजन आयन जो हैं यहाँ पे आमाशय की ये जो कोशिका झिल्ली है, पैराइटल सेल की जो कोशिका झिल्ली है, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर H आयन के लिए ये जो हैं ये ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं जो ATP का उपयोग करके H आयन को उसकी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भेज देते हैं। हम जानते हैं कि जब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो कोई भी जो आयन है या कोई पदार्थ है वो अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करता है। तो यहाँ पे ATP अणु, ये H आयन ट्रांसपोर्टर जो हैं ये ATP का उपयोग करके इन H आयनों को स्टोमक की जो ल्यूमन में है वहाँ रिलीज करते जाते हैं। तो जब ये H आयन इस प्रकार से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो स्टोमक की ल्यूमन में या स्टोमक जो कैविटी है वहाँ पे बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ ये जो HCO3 आयन जो बनते हैं, इन HCO3 आयन का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, द्वितीयक सक्रिय परिवहन होता है। द्वितीयक सक्रिय परिवहन हम जानते हैं क्या होता है। इस दौरान कोई एक पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, लेकिन उसके साथ कोई दूसरा जो पदार्थ है वो अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करता है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, द्वितीयक सक्रिय परिवहन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक सिम्पोर्टर है जो बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन को एक साथ ट्रांसपोर्ट करवाता है। यहाँ पर जो HCO3 आयन हैं वो अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर गमन करते हैं, जिससे ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है और जिससे वहाँ ब्लड की जो क्षारीयता है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही ये जो बाइकार्बोनेट आयन अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार गमन करते हैं, उसके साथ साथ जो क्लोराइड आयन है वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है एक सिम्पोर्टर है। तो इस कारण से ये क्लोराइड आयन जो हैं वो पैराइटल सेल्स में पहुँच जाते हैं। ये क्लोराइड आयन फिर यहाँ पर क्लोराइड आयन के चैनल हैं, इस चैनल के द्वारा ये क्लोराइड आयन जो हैं क्लोराइड आयन फिर इस चैनल से होते हुए क्लोराइड चैनल के द्वारा ये स्टोमक की ल्यूमन में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ स्टोमक की ल्यूमन में फिर HCl
का निर्माण होता है, HN और क्लोराइड आयन के जुड़ने से HCl का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आमाशय की जो पैराइटल सेल्स हैं या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो HCl को स्रावित करती हैं। HCl क्या कार्य करता है इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आगे हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसके श्रावण का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। गैस्ट्रिक जूस है या जो जठर रस है वो कैसे स्रावित होता है, उसका स्रावित होना कैसे प्रारंभ होता है, उसके बाद में उसका श्रावण कैसे रुक जाता है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जठर रस के श्रावण की जो प्रक्रिया है उसको 3 प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। पहली प्रावस्था जो सिफेलिक प्रावस्था कहलाती है, दूसरी प्रावस्था गैस्ट्रिक फेज या गैस्ट्रिक प्रावस्था कहलाती है, और तीसरी प्रावस्था जो इंटेस्टाइनल फेज या आंतरीय प्रावस्था कहलाती है। पहले हम बात करते हैं सिफेलिक फेज की या सिफेलिक प्रावस्था की। सिफेलिक जो फेज है वो जब भी हम किसी भोजन के बारे में स्मरण करते हैं या हम भोजन को देखते हैं या उसके स्वाद को अनुभव करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे मस्तिष्क में ऐसी जो सूचनाएं या हम ऐसा महसूस करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और हाइपोथैलेमस में इन चीज़ों को हम नोट करते हैं। वहाँ से जो है वो जो मैसेज है वो मेडुला ऑम्लोंगेटा तक पहुँचता है। मेडुला ऑम्लोंगेटा जो है वहाँ से वेगस तंत्रिका की सहानुकंपी जो शाखाएं हैं, उन सहानुकंपी शाखाओं से जो ये जो ये मैसेज है वो जठर ग्रंथियों तक आता है। तो जठर ग्रंथियों पे जब पैरासिम्पेथेटिक इम्पल्स आते हैं तो ऐसी स्थिति में जठर ग्रंथियां हैं वो जठर रस को स्रावित करने लग जाती हैं। साथ साथ में जो पैरासिम्पेथेटिक जो इम्पल्स हैं वो आमाशय की वाल में उपस्थित जो अनैच्छिक पेशियां हैं वहाँ तक भी आते हैं, और अनैच्छिक पेशियों में क्रमाकुंचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्रमाकुंचन के फलस्वरूप भोजन की मिक्सिंग होती है, यानी जो आमाशय है वो भोजन के पाचन की ओर बढ़ता है। तो सिफेलिक प्रावस्था वह फेज है जब भोजन हमने ग्रहण नहीं किया है, भोजन के स्मरण करने से या भोजन की गंध को महसूस करने से या उसके स्वाद को अनुभव करने से ये जो स्थिति बनती है, जिससे हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में या हाइपोथैलेमस में जहाँ पर हम ऐसा अनुभव करते हैं, वहाँ से जो मैसेज वो मेडुला तक पहुँचता है, और वेगस तंत्रिका की जो पैरासिम्पेथेटिक जो तंत्रिकाएँ हैं वहाँ से फिर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या जो मसल्स हैं वहाँ तक आता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हम अच्छे भोजन को महसूस करते हैं या हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि पेट जो भूख लगने का एहसास होता है वो इसी कारण से होता है, क्योंकि हमारे जो आमाशय में गैस्ट्रिक जो जूस है वो स्रावित होने लगता है, इसलिए इसको एपेटाइट जूस भी कहा जाता है, यानी भूख का एहसास कराने वाला जूस। दूसरी जो फेज है वो गैस्ट्रिक फेज कहलाती है। गैस्ट्रिक फेज जब भोजन आमाशय में पहुंचता है, हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के पश्चात वो बक्कल कैविटी से होते हुए ईसोफेगस से होकर जब वो आमाशय में पहुंचता है, तो जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की वाल में रिसेप्टर मौजूद होते हैं। कुछ रिसेप्टर ऐसे हैं जो आमाशय की वाल में स्ट्रेचिंग होने से वो एक्टिव होते हैं, और कुछ आमाशय की वाल में जो विभिन्न केमिकल्स की उपस्थिति के कारण एक्टिव होते हैं। तो ये रिसेप्टर स्ट्रेच रिसेप्टर या केमो रिसेप्टर कहलाते हैं। तो तन्यग्राही या रसायनग्राही उद्दीपित होते हैं। इनके उद्दीपन मेडुला तक पहुंचते हैं, वहाँ से जो प्रतिवर्त के रूप में वापस जो सहानुकंपी जो तंत्रिकाएं हैं वहाँ से जब वापस जो मैसेज आता है तो वो आमाशय की अनैच्छिक पेशियों व जठर ग्रंथियों तक आता है। आमाशय की अनैच्छिक पेशियों और जठर ग्रंथियों में जैसे ही ये मैसेज पहुँचता है तो जठर रस का श्रावण बढ़ जाता है। साथ साथ में जो गैस्ट्रिक प्रावस्था में न्यूरल कंट्रोल तो होता ही है, इसके साथ साथ हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, हार्मोनल नियंत्रण भी होता है। वो कैसे होता है? जैसे ही तन्यग्राही एवं रसायनग्राही उद्दीपित होते हैं तो सहानुकंपी तंत्रिकाओं से जो मैसेज है वो जठर ग्रंथियों की जो जी सेल हैं, जो एक एंडोक्राइन सेल हैं, वहाँ तक आता है। ये जो तंत्रिकाएं हैं वो यहाँ जी सेल पे एस्टाइल कोलिन रिलीज करती हैं। एस्टाइल कोलिन की उपस्थिति के कारण अब जी सेल हैं वो गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित करती हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन ब्लड में आता है, ब्लड से सर्कुलेट होकर वो जठर ग्रंथियों पे आता है और जठर ग्रंथियों पर क्रिया करके जठर रस के स्रावण को प्रेरित करता है। तो हम देख सकते हैं कि गैस्ट्रिक फेज में या गैस्ट्रिक प्रावस्था में जो जठर रस के श्रावण का नियंत्रण दोनों प्रकार से होता है। यहाँ पर एक न्यूरल कंट्रोल भी है, साथ साथ में यहाँ जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गैस्ट्रिन आमाशय के द्वारा स्रावित होने वाला ही हार्मोन है जो जठर रस के श्रावण को प्रेरित करता है। तीसरी जो प्रावस्था है वो आंतरीय प्रावस्था या इंटेस्टाइनल फेज कहलाती है। अब जैसे जैसे जो भोजन आमाशय में प्रवेश करेगा, जठर रस स्रावित होगा धीरे धीरे और आमाशय में भोजन को गलाया जाएगा, उसका पाचन होगा। फिर जैसे भोजन का पाचन वहाँ एक काफ़ी समय तक जब भोजन वहाँ रह जाता है और उसका पाचन वहाँ लगभग कंप्लीट हो जाता है, फिर जो भोजन को धीरे धीरे
जो दूसरा जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसके खुलने से जब भोजन ड्यूडिनम में प्रवेश करता है या हम कह सकते हैं आंत्र में प्रवेश करता है, उसके बाद में जठर रस के स्रावण की अवमंदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो जो फेज है जब जठर रस के स्रावण जो है वो रुकने लगता है या अवमंदित होने लगता है, क्योंकि भोजन अब धीरे धीरे आमाशय से आंत्र में प्रवेश करने लग जाता है, तो ये जो प्रावस्था है या आंतरीय प्रावस्था या इंटेस्टाइनल फेज कहलाती है। इंटेस्टाइनल फेज कैसे संपन्न होती है? तो भोजन जैसे जैसे ग्रहणी में प्रवेश करता है तो ड्यूडिनम या ग्रहणी में उपस्थित जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं या जो कीमो रिसेप्टर हैं वो एक्टिव होते हैं। वहाँ से मैसेज मेडुला तक जाता है, मेडुला से पुनः प्रतिवर्त के रूप में यह सहानुकंपी तंत्रिकाओं से वापस आता है। अब ये सहानुकंपी तंत्रिकाएँ जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर है वहाँ की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वहाँ तक आप पहुँचता है। तो आंत्र में उपस्थित जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं। उन हार्मोन्स में सीसीके यानी कोलिसिस्टोकाइनिन, जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और सेक्रेटिन, ये तीन महत्वपूर्ण हार्मोन जो स्रावित होते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण हार्मोन क्या क्या कार्य करते हैं इसका डिटेल में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। कुल मिला के इन तीनों का कार्य ये है कि ये जठर में क्रमाकुंचन का अवमंदन कर देते हैं, यानी आमाशय की जो पेशियां हैं उसमें पेरिस्टालसिस को ये रोक देते हैं, जठर रस के स्रावण को कम कर देते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं उन पे उनका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, जिससे जो जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस के स्रावण की प्रक्रिया रुक जाती है। दूसरा इसका एक एंटेरोगैस्ट्रिक प्रतिवर्त यानी जो एक न्यूरल जो इसका इफेक्ट है या तंत्रिक प्रभाव है वो ये होता है कि आमाशय की पेशियों में क्रमाकुंचन को रोक देते हैं, जिससे आमाशय में जो पेशियां हैं वो उनका क्रमाकुंचन या पेरिस्टालसिस रुक जाता है। तो आंतरीय प्रावस्था भोजन का आंत्र में प्रवेश करने के उपरांत प्रारंभ होती है, जिससे जठर रस का स्रावण रुक जाता है और आमाशय का जो है वो खाली होना फिर रुक जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे भोजन जैसे जैसे आमाशय में पहुंच जाता है वैसे वैसे फिर आमाशय अब धीरे धीरे खाली होना वो रुक जाएगा, क्योंकि अब क्रमाकुंचन रुक जाएगा और क्रमाकुंचन के कारण ही जो भोजन आगे की तरफ मूव कर रहा था वो अब बंद हो जाएगा, जिससे आमाशय में कुछ मात्रा में भोजन जो है वो हमेशा उपस्थित रहता है। आमाशय में किस प्रकार से ये भोजन का पाचन होता है, उसका किस प्रकार से नियंत्रण होता है, आमाशय क्या क्या कार्य करता है, कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य आमाशय पाचन के अलावा करता है, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस करूँगा। सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य जो पाचन का है उसके अंतर्गत भोजन का आमाशय संग्रहण भी करता है। अस्थायी रूप से भोजन कुछ समय के लिए आमाशय में रहता है। केमिकल डाइजेशन होता ही है, जहाँ प्रमुख रूप से प्रोटीन का पाचन होता है, जिसमें पेप्सिन रेनिन एंजाइम भूमिका निभाते हैं। यांत्रिक विघटन भी यहाँ पे किया जाता है। मस्कुलर जो लेयर है उसके कारण से भोजन को मिक्सअप किया जाता है, उसको चर्निंग किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। आमाशय कुछ मात्रा में अवशोषण में भी भूमिका निभाता है। यहाँ पे कुछ मात्रा में जल, अल्कोहल और वसा विलेय जो औषधियाँ हैं, वसा में घुलनशील जो औषधियाँ हैं उनका कुछ मात्रा में अवशोषण हो जाता है। HCl मैंने आपको बताया कि एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करता है। HCl एक एसिड है और एसिडिक एनवायरनमेंट में जो जीवाणु हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो एक प्रकार से ये हमें एक इम्यूनिटी भी प्रदान करता है। एक महत्वपूर्ण कार्य जो आमाशय में उपस्थित HCl के कारण होता है, जब हम आयरन को ग्रहण करते हैं डाइट के साथ, जब हम आयरन लेते हैं तो वो फेरिक अवस्था में होता है, Fe+3 में होता है। लेकिन हमारी जो आंत है वो आयरन को Fe+2 या फेरस अवस्था में ही उसको अब्जॉर्ब कर पाती है। तो HCl जो है उसके कारण से जो आयरन है वो अपनी फेरिक से फेरस अवस्था में बदलता है, जिससे उसका आगे अवशोषण हो सके। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ऑक्जेंटिक सेल्स जो जठर ग्रंथियों में उपस्थित होती हैं वो HCl के साथ साथ एक प्रोटीन भी स्रावित करती हैं, जिसको इंट्रिंसिक कारक कहा जाता है। ये इंट्रिंसिक जो कारक है वो विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में आवश्यक है, उसके अवशोषण में सहायक है। तो विटामिन B12 के अवशोषण में भी आमाशय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमाशय जो है उसके द्वारा ही फिर आगे भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के खुलने से तो ग्रहणी में प्रवेश का जो नियंत्रण है वो आमाशय में होता है। आमाशय गैस्ट्रिन हार्मोन भी स्रावित करता है जो जठर रस के स्रावण को प्रेरित करता है। तो आमाशय पाचन के अलावा जो आयरन की अवशोषण में और विटामिन B12 के अवशोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस कारण से अगर आमाशय को अगर हटा दिया जाए तो पाचन जितना प्रभावित नहीं होता, उससे ज़्यादा जो वो खून की कमी होने लग जाती है, एनीमिया हो सकता है। गैस्ट्रोक्टोमी, इसी के बारे में आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ। गैस्ट्रोक्टोमी यानी आमाशय के कुछ पार्ट को या कम्प्लीटली किसी आमाशय को रिमूव कर दिया जाए तो वह सर्जिकली अगर उसको हटा दिया जाए तो वह गैस्ट्रोक्टोमी कहलाती है। गैस्ट्रोक्टोमी के कारण से क्या प्रभाव हो सकते हैं?
हम सोच सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन प्रभावित होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन का पाचन करने वाले जो महत्वपूर्ण एंजाइम है वो इंटेस्टाइन में अग्नाशय रस या आंतरीय रस के रूप में उपस्थित होते हैं। लेकिन जो एक आयरन की कमी हो सकती है बॉडी में, क्योंकि जो आयरन है वो फेरस अवस्था में नहीं बदल पाता, विटामिन B12 की कमी हो सकती है, और इनकी कमी होने के कारण एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया यानी अब जो आरबीसी हैं उनका आकार छोटा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा उसके अंदर, तो इस प्रकार का एनीमिया माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहलाता है। विटामिन B12 भी आरबीसी के प्रोडक्शन में आवश्यक है, तो उसकी कमी के कारण फिर एनीमिया हो जाता है, जिसको पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। तो आमाशय के सर्जिकल रिमूवल से या गैस्ट्रोक्टोमी की स्थिति में एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक और जो स्थिति है जिसको पेप्टिक अल्सर डिजीज या PUD कहलाता है। आमाशय या आंत्र के भाग में अगर घाव हो जाना वो PUD या पेप्टिक अल्सर डिजीज कहलाता है। आमाशय में घाव किस कारण से हो सकते हैं? उसमें एक जो कारण है वो हेलिकोबैक्टीरिया के कारण घाव हो सकते हैं। हेलिकोबैक्टीरिया एक ऐसे जीवाणु हैं जो यूरिया का अपघटन करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, और अमोनिया जो है वो आमाशय की जो वाल है उसको डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, जिससे वहाँ पे लेजाइन हो सकते हैं। दूसरा, PUD का होने का जो कारण है वो कुछ औषधियाँ जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स हैं, जिसमें एस्प्रिन है, एस्प्रिन जैसी औषधियों का अगर हम लगातार सेवन करते हैं, लंबे समय तक उसका हम उपयोग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आमाशय की वाल है वो उसको नुकसान पहुंचता है और PUD हो सकता है। कई बार HCl अधिक स्रावित होता है, किसी कारण से अगर HCl ज़्यादा स्रावित हो रहा है आमाशय में, तो जो अम्ल है वो भी आमाशय को नुकसान पहुंचाता है, उससे ये स्थिति हो सकती है, अल्सर हो सकता है। तो इस प्रकार से PUD एक आमाशय की वाल या आंत्र की वाल में होने वाला जो घाव है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज कहलाता है। इसके जो कारण है, यहाँ पर एक डायग्राम की सहायता से आमाशय में गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन किस प्रकार से कंट्रोल होता है उसको यहाँ पे हम समझ सकते हैं। पहली जो फेज है जिसको सिफेलिक फेज कहते हैं, जो सिफेलिक फेज है यहाँ पे देखिए, जो भोजन की स्मेल है, साइट है या टेस्ट है, उसको हम थॉट करते हैं। तो जो वेगस नर्व है, जो अपनी सबसे बड़ी जो नर्व है, उसके द्वारा उसकी जो सिंपैथेटिक ब्रांच है वहाँ से आमाशय की वाल में ये मैसेज डिलीवर होता है। यहाँ पे इसकी जो पेशियाँ हैं उसमें क्रमांकुंचन प्रारंभ होते हैं और गैस्ट्रिक जो जूस है वो स्रावित होता है। दूसरी जो फेज है वो गैस्ट्रिक फेज कहलाती है। गैस्ट्रिक फेज जब भोजन आमाशय में पहुंचता है उसके कारण से ये एक्टिव होता है। तो जब भोजन स्टोमक में होता है तब ये गैस्ट्रिक फेज है वो प्रारंभ होती है, और गैस्ट्रिक फेज के कारण इसका मैंने आपको बताया था कि इसका तंत्रिक और हार्मोनल दोनों प्रकार का नियंत्रण होता है, और इसके फलस्वरूप गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो ब्लड से सर्कुलेट होकर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तक आता है, और इसके कारण से जो जठर रस है वो या गैस्ट्रिक जूस है वो सीक्रेट होने लगता है। यहाँ पर भोजन के पाचन के पश्चात जब जैसे भोजन धीरे धीरे जब इसोफेगस जब डुडिनम में प्रवेश करता है, तो जो तीसरी फेज है वो प्रारंभ होती है। तीसरी जो फेज है जिसको इंटेस्टाइनल फेज कहते हैं, ये किस प्रकार से क्रिया करती है? जब भोजन धीरे धीरे जैसे जैसे डुडिनम में प्रवेश करता है यहाँ, तो इंटेस्टाइनल फेज प्रारंभ होती है, और इसके कारण से यहाँ पे जो उपस्थित जो रिसेप्टर हैं वो एक्टिव होते हैं, और फिर जो इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोसल जो ग्लैंड्स हैं, जो श्लेष्मा ग्रंथियाँ हैं, जहाँ एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट हैं, वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जिसमें सेक्रेटिन जो सबसे प्रमुख अम्ल विरोधी हार्मोन है, ये HCl के स्रावण को ये रोक देता है। कोलिसिस्टोकाइनिन आमाशय के अवमंदन को ये रोक देता है। तो ये ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होकर आमाशय पे आते हैं और आमाशय में क्रमांकुंचन को रोक देते हैं, जठर ग्रंथियों के स्रावण को अवमंदित कर देते हैं, फलस्वरूप जठर रस स्रावित होना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 स्टेज में जो आमाशय के जठर रस के स्रावण का ये रेगुलेशन होता है, जिसमें सिफेलिक फेज जो सोचने या अनुभव करने से होती है, गैस्ट्रिक फेज जो भोजन के आमाशय में प्रवेश करने के उपरांत प्रारंभ होती है, और तीसरी इंटेस्टाइनल फेज जब भोजन आमाशय में पाचन के उपरांत जब इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है उस दौरान ये प्रारंभ होती है। आमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है, उसका नियंत्रण कैसे होता है, ये हमने इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताया। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। आगे हम पाचन के आगे जो दूसरे जो पार्ट्स हैं उसमें डाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।